Jai Hind. To start. So I think as regards hydrosphere में not everything has been covered purposefully, of course, because right now prelims is the main focus area, and that is why we have targeted areas which are more likely or most likely, in fact, to give questions. Okay, so oceans and oceanic currents, they are very important to our understanding, and that is why we have focused only on those areas. In terms of hydrosphere, you should also have a look at cryosphere and freshwater bodies when it comes to arrangement of size, volume of water held by them, percentage of water in freshwater lakes, saline water lakes. Another question which is and has been quite favorite is which particular lake is a freshwater lake, largest freshwater lake, which of the following not a freshwater lake, kind of questions. Okay, so be cautious about them. These things are related more to mapping. Mapping definitely is an important area, but I would advise you one thing. I encourage, in fact, geography should be studied through maps only, isn't it? Geography should be studied with the help of maps only. But what I find, I'm not making any judgment here right now, but as a committed professional, it is my advice, as you being committed professional, you being committed aspirant of the UPSC, I'm not talking about myself, I will advise that you please make an analysis of map-based questions which have been asked in the last, say, 9 years, since when syllabus has changed, 9-10 years, or at least 5 years. Past 5 years में गूगल में पूछे गए जो सवाल हैं उनमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस कितने आए हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चंस इंडिया से ज्यादा आए हैं कि वर्ल्ड से ज्यादा आए हैं, इसका एनालिसिस एक बार कर लीजिए और फिर आप उसके हिसाब से ही टाइम उसको अलॉट करिए. जो बात मैं इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा हूं वो मैं डायरेक्ट ही कह देता हूं, कोई फायदा नहीं है, समय कम है आपके पास, इसलिए मैं बता देता हूं आपको. कहने का अर्थ यह है कि मैपिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ज्योग्राफी, नोबडी कैन डिस्प्यूट दैट. एट द सेम टाइम हाउएवर इट इज माय रिक्वेस्ट that you should allot only proportionate time to mapping, not more than that. सुना सुना कहा सुना इस चक्कर में कहीं आप जो है एकदम मैप के ही पीछे न पड़ जाएं और बेसिक फंडामेंटल्स को भूल न जाएं, कहने का अर्थ है. तो मैपिंग इज गुड फॉर ज्योग्राफी, बट मैपिंग इज नॉट द ओनली थिंग इन ज्योग्राफी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके भाई, तो हम लोग ओशंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ पाए, जो समझ पाए वो हमने बताया. अब हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, और वही स्ट्रक्चर लगभग हम रखेंगे और एटमॉस्फेयर को पढ़ते जाएंगे. ऑफ कोर्स जो कहा जा रहा है वो ज्योग्राफी प्रीलिम्स जीएस के लिए कहा जा रहा है. ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से, इट्स माय एडवाइस इज नॉट फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट. उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं. तो अगर एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, जैसे हमने ओशियन का स्ट्रक्चर देखा था पहले, वैसे अगर एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप उसको कुछ, जैसे वहां पर हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते थे, लिटोरल, सब लिटोरल, इस तरह से करते जाते थे, वैसे ही एटमॉस्फेयर को भी धरती से के सरफेस से ऊपर, क्रेस्ट, धरती के अर्थ के क्रेस्ट के ऊपर जाएंगे स्पेस की तरफ, तो उन्हें कुछ जो है वो स्फेयर्स में बांटा गया है. ऑफ कोर्स वो धरती के चारों ओर है ना एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को आप बांटिए तो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सी लेवल के ऊपर से चलिए तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स आती हैं. सवाल इतना सिंपल नहीं होगा कि इन्हें क्रम में लगाइए, नहीं, ऐसे सवाल नहीं आएंगे. पता नहीं, मुझे लगता है स्टेट्स में भी अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं चिरकुट टाइप के, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनकी रिलेटिव जो है वो चौड़ाई कितनी है, किसकी कितनी है, उनको उस क्रम में लगाइए. हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सेंट्रिक एग्जाम हो, उसमें हो सकता है यूपीएससी में शायद नहीं आएगा, मोर लाइकली कि नहीं आएगा. लेकिन क्या आएगा वो ये है कि इनसे संबंधित प्रमुख घटनाएं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्यों है. याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर के इस
एस्पेक्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों। आपको हर एक घटना का क्यों जरूर जान लेना है। गूगल करिए, रीजन इसका डालिए कि जो है ऑरोरा इन सच एंड सच लेयर, ऑरोरा हैपेंस व्हाई, थिंग्स लाइक दैट यू आस्क, ओके। ठीक है, नैक्रियस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हाई, व्हाई व्हाई करके सबके बाद में लगाते जाइए, व्हाई आर नैक्रियस क्लाउड्स फाउंड एंड वेयर। तो व्हाई, वेयर, व्हाट, ये तीन चीज आपको जरूर कर लेनी है। वो अगर सवाल आएगा तो इससे गलती नहीं करनी है। जो जो एरिया, देखो सिंपल सी बात है कि भाई 100% सिलेबस तो हम कवर कर नहीं पा रहे हैं, पता ही नहीं है 100% सिलेबस क्या है। जनरल टर्म्स में सिलेबस डिफाइंड होता है तो आप कभी भी 100% तो कह नहीं सकते। तो जो पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि उसमें से सवाल आए तो गलत नहीं हो भाई, ये की फीचर है। इसका बिल्कुल अर्थ नहीं निकालना है कि हम सिलेबस ना भी कंप्लीट करें तो हमारा हो जाएगा, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि given the time constraints that you have, if you are not able to cover the entire syllabus, then whatever you are studying, you should be in a position to correct all the questions, okay? इस तरह से पढ़ाई करिए। तो इस चीज को, ये चित्र को मैं आपको छोड़ देता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये येलो लाइन है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इस तरह से क्यों बिहेव करती है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा नहीं था थर्मोक्लाइन, हाँ थर्मोक्लाइन हमने पढ़ा, नीचे जाने पर टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है। तो वैसे ही देख लीजिए कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। अगर इस पूरे स्लाइड की एक सबसे खास बात मैं बताऊं कि अरे भैया तुमको कुछ न याद रह जाए तो दो चीज याद रखना बस। एक कि ऊपर जाने पे तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है ये, और दूसरा कि मौसम से संबंधित जो जलवायुवीय घटनाएं हैं, जो क्लाइमेटिक, ठीक है, फिनोमेना है, वो कौन सी लेयर में होती है। अगर खाली कुछ ना याद कर पाओ तो ये दो चीज याद कर लेना, कहने का अर्थ ये है। कुछ फैक्ट्स देख लीजिए आप और समझते चलिए। अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेयर इज बिलो 5.6 किलोमीटर हाइट, ठीक है, और उसमें भी 29 किलोमीटर की जो हाइट है, ज्यादातर तो उसी में खत्म हो जाता है मैटर पूरा, ठीक है। 29 किलोमीटर की हाइट में 90% एटमॉस्फेयर कवर हो जाता है, ठीक है। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस, ऑफ कोर्स। इसमें कोई शंका है? अगर नहीं है तो बताइए क्यों। वाई डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस, राइट इट इन योर चैट बॉक्स। क्या क्या लिखा भाई? मिक्सचर ऑफ डस्ट, प्रेशर, डस्ट, ग्रेविटी। अल्टीमेटली तो समझ ही रहे हो ना भाई, अल्टीमेटली इसका संबंध हैवीनेस से है ना। अरे भाई धरती के केंद्र से बाहर की तरफ जाते जाइए, ठीक है, तो जो भी धरती के आकर्षण में है उसमें से हैवी चीजें नीचे की तरफ होंगी और उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, यही क्रम चलेगा। तो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल जो जिसे कहते हैं, व्हाट शुड आई कॉल इट, देयर इज अ टर्म, क्या बोलते हैं, असॉर्टमेंट, दैट इज द टर्म, असॉर्टमेंट। तो जो असॉर्टमेंट है वो ग्रेविटी और के हिसाब से अगर करिएगा तो जो ज्यादा डेंसिटी का है वो नीचे बैठता जाएगा, उससे लाइट ऊपर जाता जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो भाई हाँ, तो अगली चीज ये हो गई कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो जोन ऑफ मिक्सिंग है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जोन ऑफ मिक्सिंग है वो ट्रोपोस्फेयर, हम देखेंगे अभी कैसे होता है जोन ऑफ मिक्सिंग। ट्रोपोस्फेयर क्यों है जानते हैं आप लोग, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी बताता हूं, रुको अगली लाइन पढ़ लो तब बताऊं। ट्रोपोस्फेयर इज थिकर, ट्रोपोस्फेयर इज थिकर ओवर द इक्वेटर देन ओवर द पोल्स। बहुत, अब ये सब आपको लग रहा होगा, मुझे लगता है अगर आप फॉलो करते हैं, आपने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हुआ है पुराने वर्षों का,
तो आपको तुरंत ये चीज हिट होनी चाहिए कि इसी टाइप का वो देता है वन लाइनर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसी प्रकार 4 कथन दे देगा और उसी में से आपको, अब इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग देन इमीडिएटली आप उसको जो है एलिमिनेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आप आंसर वैसे ही दे देंगे, आपको गेस करने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, ज्योग्राफी दोनों के लिए मैं अच्छा मानता हूँ, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी तुलनात्मक तौर पे थोड़ा, पता नहीं क्यों मेरा बायस हो सकता है, मेरा अपना जो है वो पूर्वाग्रह हो सकता है, लेकिन अगर इस विषय को ठीक से पढ़ा जाए तो इसके सवाल सही किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा गलती करने की संभावना नहीं अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, ये रहता है। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंसेप्ट में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो इंफॉर्मेशन बहुत नहीं भी याद रहा है तो कंसेप्ट को अगर ठीक है तो कई बार फायदा हो जाता है उसका, और स्कोरिंग होता है मेंस के लिए। अगर देखिए आप तो जो भी 90-100 नंबर 120 नंबर जो भी आवे, स्कोरिंग होता है थोड़ा ज्योग्राफी में, अगर सही किए हैं तो नंबर मिलने की संभावना थोड़ा ज्यादा रहती है उसको। ठीक है, तो सवाल ये आया भाई कि ये क्या बात बोल रहे हैं सर कि जो है ट्रोपोस्फेयर जो है वो, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये अर्थ का सरफेस माना जाए, ऐसे अर्थ का सरफेस है मान लीजिए ये, और ये इक्वेटर है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं भाई कि जो ट्रोपोस्फेयर होगा वो ऐसा होगा, यही तो हम कह रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो एवरेज अगर निकालिए हाइट, तो एवरेज हाइट यहाँ पे देखेंगे तो 8 किलोमीटर जैसी है, यहाँ पे 12-13 किलोमीटर जैसा हाइट हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी सीजनल वेरिएशन होती है, होगी कि नहीं होगी बताओ? इसमें सीजनल वेरिएशन होगी कि नहीं? थिकनेस में, थिकनेस इधर मोटा होगा कि नहीं होगा सीजन के हिसाब से? और अगर ये बात सही है, दोनों रीजन, दो सेंटेंस मैंने आपको बोले, एक तो ये बोला कि ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर के ऊपर ज्यादा होती है थिक, और दूसरा बोल रहा हूं कि सीजन के हिसाब से थिकनेस बदलती रहती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सन के मूवमेंट से इसका लेना देना हो सकता है ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस का, और अगर ऐसा है कि इसका गर्मी से लेना देना है, तो इस बात का भी कारण गर्मी से कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए कि यहाँ पे पतला है और यहाँ ज्यादा है। समझ सकते हैं इस बात को? तो अब रीजनिंग करते करते बैक हम जा रहे हैं, तो अब जरा बताइए भाई, अब अपने उपलब्ध जो आपकी जानकारी है उसके आधार पर बताइए कि इक्वेटर पे जो है ट्रोपोस्फेयर मोटी क्यों होती होगी और पोल्स पे पतली क्यों है? ऑब्वियसली टेम्परेचर का कुछ रोल होगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो रोल क्या है? बताइए बताइए, थोड़ा आप अटेम्प्ट करिए ना, नहीं तो फायदा नहीं है। यही 3 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। एक तो टेम्परेचर, हॉट एयर राइजेस ड्यू टू मोर, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहा है, कोई कोई टेम्परेचर बोल रहा है, ओके, मोर एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, ओके ठीक है, वार्मर वेदर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, हाँ कुल मिलाकर ठीक है। आप ये समझ लीजिए ना खाली कि जो इक्वेटर वाला इलाका है इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे पकड़ के दिखता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ और आप देखिए। एक मिनट, स्पॉटलाइट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। हाँ, मैं अपने आप को भी देखता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए मैं लेके, अर्थ है ये इक्वेटर है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेटर के ऊपर जो हवा होगी, ऐसे देखिए, हाँ, इक्वेटर के ऊपर जो होगा ट्रोपोस्फेयर वो इतना मोटा होगा और इधर आएगा तो पतला होता जाएगा। तो इस ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक्स के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है वो जो है वो बहुत हाइट उसकी ज्यादा होगी। तो अंततः उसका जो कारण है वो क्या है? उसका कारण ये है, ट्रोपोस्फेयर की मोटा ऊंचाई का मतलब क्या हुआ
कि हवा कितना ऊपर तक जा सकती है, यही हुआ ना। ट्रोपोस्फेयर की जो हवा है वो कितनी ऊंचाई, एयर कॉलम है वो कितना ऊंचाई तक जा सकता है, यही हो गया कुल मिलाकर बात ये हो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, फिर अगली बात हुई कि इसका क्या अर्थ हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ट्रॉपिक्स वाला ही इलाका जो है, जो सबसे ज्यादा साल भर में गर्म रहता है, तो ऑब्वियसली इसमें हवा गर्म होकर ऊपर, जितना ऊपर जा सकेगी जाएगी। और इसलिए यहाँ पर वो व्यवस्था है नहीं पोल्स के ऊपर, तो यहाँ पर उतने ऊंचे तक हवा नहीं जाएगी। और इस घटना को वैज्ञानिक परिभाषा में क्या कहते हैं, हवा का गर्म होकर ऊपर तक उठना, ऐसे उठते रहना बार बार, उसको क्या बोलते हैं। पानी का नहीं रमाकांत, हवा का, हवा का गर्म होकर उठना। नहीं नहीं, इतना काहे लोड ले रहे हो। ऊष्मा के संवहन के कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से। हाँ, अब याद आया, जगाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है, चलो याद आ गया सब। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर के तीन तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ये कन्वेक्शन है जो हो रहा है, कन्वेक्शनल जो फैक्टर्स है जो हवा को ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अगली जो बात कही जा रही है जल्दी जल्दी समझते भी चलते हैं, बहुत ज्यादा समय इस पर नष्ट नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि और एनसीईआरटी वगैरह से तो पढ़े हुए हैं, जल्दी से इसको कर दीजिए। ट्रोपोस्फेयर इज थिकर और इक्वेटर, समझ गए हम बात भाई, ये चीज तो समझ में आ गई हमारे। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसमें जो चेंज है वो 6.5 डिग्री 1,000 मीटर पर, 1,000 मीटर पर 6.5 डिग्री का जो है वो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लैप्स रेट जिसे कहते हैं, दैट इज द लैप्स रेट। लोअर ओवर द इक्वेटर देन ओवर द पोल्स, ये तो आप समझ ही गए हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। ट्रोपोस्फेयर इज क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल इम्प्लिकेशन, याद रखिएगा। क्लाइमेटिक फिनोमिनन जितनी भी होती है, बादल बन रहा है, ये हो रहा है, वो वर्षा हो रही है, साइक्लोन बन रहा है, ये सब ऑब्वियसली ट्रोपोस्फेयर की घटनाएं हैं। ठीक है, यस 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 इट डज, निर्मल एकदम सही बात है, वो भी है, वो तो रहता ही है। स्पिन, जो स्पिन इफेक्ट है, लेकिन प्राइमरी जो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो यही है। दूसरा, अर्थ जियोइड शेप की है और स्पिन हो रही है, तो जो सेंटर पे होगा, सबसे दूर है जो केंद्र से, उसके ऊपर की जो हवा होगी वो फेंकी जाएगी, बार बार फेंकती जाएगी, स्पिन इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो मेजर डोमिनेंट फैक्टर जो माना जाता है, जो मटेरियल कंट्रीब्यूशन करता है, वो अर्थ जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर फैक्टर है। ठीक है, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज वो इलाका है, कौन सा इलाका भाई, ट्रोपोपॉज देख लीजिए। तो हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो इस लेयर की बात कर रहे थे, यहां से यहां तक की। ठीक है, अब आया ट्रोपोपॉज, ये है ट्रोपोपॉज। ठीक है, जहां पर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर आपस में मिलते हैं। और ट्रोपोपॉज शब्द से ही समझ लें आप, पॉज का मतलब ही होता है कि यहाँ सब एक्टिविटी रुक गया है, जितना भी टर्बुलेंस था, जितना भी ऊपर नीचे हो रहा था, वो सब यहाँ पे आके रुक गया है। तो 80 डिग्री ओवर द इक्वेटर और 45 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द पोल्स। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर, -80 वहां पे और 45 डिग्री सेंटीग्रेड over the poles. Why tropopause? Why it is called tropopause? Because all the activities of disturbance which are taking place, disturbance हम कह रहे हैं, all the activities or climatic activities which take place here, ठीक है, turbulence, temperature variation, sharp rise and fall, ये सब जो होता है वो इस tropopause में आके शांत हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम हो और गाड़ी चलाना चाहे, कोई कुछ उड़ाना चाहे, तो हमारे लिए कॉमर्शियल कोई एयरक्राफ्ट है, तो ऊपर वाली ट्रोपोस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर्स में मैं चलाना चाहूंगा। उसका कारण यही है कि डिस्टरबेंस और टर्बुलेंस जो है वो कम से कम हो। स्ट्रेटोस्फेयर जिसे कहते हैं ना, मैं हमेशा से आपसे कहता हूं ना कि लेयर्स में पढ़ाई जो है ना वो लेयर्स में करनी पड़ती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे शेयर करता हूं। आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिच चीज पढ़ रहे हो तो उसे तह बैठानी पड़ती है उसके दिमाग में। आप जब पहली रीडिंग करेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स वगैरह याद नहीं होंगे,
दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। ओके, तो पहली बार जब आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझ लें, और हर एक चीज के बारे में, हर एक जो चीज नई चीज आपने आज पढ़ी है उसके बारे में कम से कम एक या दो चीज याद रह जाए, बस कम से कम। बस सेकंड रीडिंग में वो एक दो चीज जो आपको पहले से याद है वो तो है ही, दो तीन चीज और बढ़वा लीजिए। थर्ड रीडिंग जब आप करिए तो जो है 70% 80% जैसी चीज याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। 100% रिकॉल होना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं आपको रट्टू टोटा बनाना नहीं चाहता, तो 100% रिकॉल मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दो तिहाई चीज जो है वो याद आ जाए भाई, तो बहुत अच्छी पढ़ाई आपने की, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहली बार में जब हम पढ़ते हैं तो आप एक चीज के बारे में कोई एक कैरेक्टर याद रखिए जो उसका सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। जैसे अभी हमने आपको कितना कितना लिमिटेड में बता रहा हूं, आपको ज्यादा चीज नहीं बता रहा हूं। अभी आपने ट्रोपोस्फेयर के बारे में जब जैसे ही पढ़ा वैसे ही सबसे उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या बताई, कि जो हवा ऊपर उठती है वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। नंबर दो, इक्वेटर पे ऐसी है, पोल्स पे ऐसी है। नंबर तीन, जो क्लाइमेटिक घटनाएं होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर से हवा ऊपर उठती है तो क्लाइमेटिक घटनाएं यही होंगी, तो जो क्लाइमेटिक घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में सीजनल वेरिएशन भी आता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये हमने जान लिया। अब थोड़ा बहुत एक दो चीज जो रह जाएगी आपको नहीं एक बार में समझ में आएगी, किसी किताब में पढ़ेंगे, कहीं से नई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बाद में ऐड कर लीजिए। इस तरह से पढ़ाई की जाती है। अब हम आए स्ट्रेटोस्फेयर पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर की क्या एक बात, वही जो हमेशा कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ही बात आवे कि स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो तुरंत आपका दिमाग आया कि और तो कुछ भैया नहीं याद है हमको, लेकिन हाँ एक चीज जरूर याद है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका ओजोन से ताल्लुक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है बिटवीन 15 से 35 किलोमीटर तक। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर की जो दायरा है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये देखो ये 15 से 35 यही कहीं आएगा, तो इस बीच में जो है वो ओजोन का जो है वो मैक्सिमम, ये देखो ओजोन लेयर दिखा दे रहा है, तो 10 से 30 कह लीजिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपर साइड में उसका होता है। ठीक, ये भी आप समझ गए। ठीक है, अगली बात मेसोस्फेयर, उससे ऊपर जाइए, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन। देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर ये इधर, ये ग्राफ पे इस एक्सिस पे टेम्परेचर जो है और इस एक्सिस पे हाइट है। आप देखें कि टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ तो जो है थोड़ा सा ही ऊपर चले गए ना, यहाँ की गर्मी का कारण क्या है, ट्रोपोस्फेयर की जो गर्मी है उसका मुख्य कारण क्या है, जरा लिखिए तो चैट बॉक्स में। ट्रोपोस्फेयर जो गर्म हो रहा है वो सूर्य की रोशनी से गर्म हो रहा है, इस पर तो चर्चा हो चुकी है अभी एक दो क्लास पहले ही। कन्वेक्शन है उसका कारण, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कहिए ना, कन्वेक्शन तो हवा की गर्मी की बात हो रही है। इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो ये लेयर है वो धरती के जो टच में है, जो धरती के संपर्क में है, उसके गर्म हो जाने का कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश है या धरती से विकिरित होने वाली ऊष्मा है, अर्थ से जो, हाँ जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है अर्थ से, वो इसका कारण है। और वो इसका कारण क्यों है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, सूरज की रोशनी जब आ रही है तो उसके रास्ते में पहले कौन पड़ता है, पहले ट्रोपोस्फेयर पड़ रहा है या पहले अर्थ का क्रस्ट पड़ रहा है, ट्रोपोस्फेयर पहले पड़ रही है, तो सूरज को आइडियली तो सूरज को पहले ट्रोपोस्फेयर को गर्म करना चाहिए, उसके बाद अर्थ का नंबर आता है। तो क्या अगर यह बात सही है, ध्यान से सुनना, अगर यह बात सही है कि सूरज पहले जमीन को गर्म कर रहा है, जमीन फिर अपने ऊपर की हवा को गर्म कर रही है, तो इसका यह मतलब हुआ कि सूरज से आने वाली जो ऊष्मा है ट्रोपोस्फेयर उसे नहीं देख पा रहा है, या ट्रोपोस्फेयर को टच नहीं कर रहा है, वो उस हवा को टच नहीं कर पा रहा है, लेकिन जमीन से निकलने वाली जो ऊष्मा है वो उस हवा को टच कर सकती है। क्या ये बात सही है, कह सकते हैं ऐसा? हम बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बनने के चक्कर नहीं रहते हैं, ठीक है। ज्यादातर अधिकतर चीजें जो है वो तर्क से सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसी चीजें हमेशा होंगी जो तर्क से सिद्ध नहीं हो सकती, जो कि तथ्य हो, तथ्य है तो तथ्य परक है, वो तो आपको जानना पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि रीजनिंग से जो है वो चीजें सॉल्व हो। तो हम कह सकते हैं अगर यह तथ्य है कि सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, ऊष्मा विकिरण है, वो डायरेक्ट हवा को गर्म नहीं करता है, बल्कि पहले
जमीन को गर्म करता है, जमीन फिर इसे गर्म करती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका वो टाइप नहीं है कि वो हवा को गर्म कर सके, लेकिन जमीन से निकलने वाली ऊष्मा का वो टाइप है कि वो हवा को गर्म कर सके। ऐसा कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिडक्टिव रीजनिंग के हिसाब से पढ़िए, डिड्यूस कीजिए कि हाँ ऐसा है। अच्छा, अब अगली बात आ जाएगी कि ऐसा क्यों भाई, जब धरती की खुद की ही, धरती का अपना खुद का तो कोई ऊष्मा है नहीं, जब धरती की खुद की ही ऊष्मा का स्रोत सूर्य है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि हवा जो है, ये हवा को सूरज नहीं गर्म कर रहा है, लेकिन वही सूरज की ऊष्मा जब धरती से टकरा के उठती है तो वो गर्म कर ले जा रही है। ये तो समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो होना नहीं चाहिए। यही बात हुई ना, तो ये काउंटर लॉजिक आता है कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, धरती का कौन सा अपना अपना कोई हीट थोड़ा होता है, जब वही सन की ही हीट है जो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसे गर्म करती है। तो बोला हाँ ठीक है, स्रोत तो हम नहीं है इस ऊष्मा का, वो ऊष्मा जो हवा को गर्म कर सकती है उसका स्रोत मैं नहीं हूं, यह बात नहीं कही जा रही है। लेकिन जिस स्वरूप में यह क्षमता होती है, ऊष्मा के जिस स्वरूप में यह क्षमता होती है कि वो हवा को गर्म कर सके, उसका मेकअप मैं करती हूं। आदमी वही है, औरत वही है, लेकिन उसका जो मेकअप है वो हम करके भेजते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है कि जिस स्वरूप में उसको परिवर्तित करते हैं कि वो अपना इफेक्ट दिखा सके, वो स्टेज पर जा सके और स्टेज पर श्री राम का या रावण का या जिसका भी किरदार निभा सके, आदमी वही है। ठीक है, कई बार होता नहीं था। मैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग घटना बता देता हूँ इसी बीच में, क्लास में कभी कभी होते रहना चाहिए। तो बहुत ही जल्दी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो क्या है, हम लोग जो है गांव मोहम्मदापुर करके गांव है हमारा, श्रावस्ती जिला में गिलौला करके छोटा सा टाउन है, वहां पे गांव है मोहम्मदापुर, 2 किलोमीटर आगे बलरामपुर की तरफ चलिए तो क्या है, हम लोग रामलीला के बहुत शौकीन थे, बहुत भयानक, कि रामलीला हो रहा है कहीं, या फिर कहीं रामलीला तो का तो स्थान था ही, नौटंकी हो रही है, कहीं नौटंकी आया है, कहीं छमछमा बाई करके नचनिया आया हुआ है, सब आया हुआ है ही थे उस समय। वहां उस समय जो है वो जेंट्स ही लेडीज बन के नाचते थे, जानते होंगे। खैर, तो हुआ क्या कि रामलीला हो रही थी कोट मुबारकपुर में, बगल में ही एक गाँव है कटवा में, ऐसा मुझे ध्यान आता है कि वही वाली रामलीला थी, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं पे हुआ। इस तरह के किस्से बहुत सुने होंगे आपने, मैं भी बताता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि 2 स्टेज में पर्दे लगे हुए थे। ठीक है, 2 स्टेज में, तो बाहर जो है वो ये सब जो है वो सीन हो रहा था। लक्ष्मण को मूर्छा आई हुई थी, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई हुई थी, इस तरह का कुछ सीन चल रहा था। और उसके बाद से अशोक वाटिका का सीन आने वाला था उसके पीछे। तो बीच में एक पर्दा है, तो जो फ्रंट स्टेज है उस पर चल रहा है, और बैक स्टेज पे जो है वो सबसेट हो रहा था, अशोक वाटिका का सीन आना था। तो अभी यहाँ पर यही हो रहा था कि उठो लक्ष्मण उठो, और नहीं तो ये क्या जवाब दूंगा मैं, इस तरह से प्रभु श्री राम का जो किरदार कर रहे थे वो ये चीज बोल रहे थे। और सीता जी भी जो वो पुरुष ही बने हुए थे। ठीक है, और रावण तो ऑफकोर्स, तो पीछे जो है वो बैठे हुए थे, अपना तैयारी हो रही होगी। तो और उसी बीच में क्या हुआ कि किसी कारण से वो जो बीच वाला पर्दा था, समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो? ये जरूरी है कि जान रहे हो तभी इसका मजा ले पाओगे। ठीक है, ये स्टेज है, मान लीजिए, जल्दी से बता देता हूँ, मुझे इसे पसंद नहीं है क्लास में से बात करना, लेकिन अब किरदार की बात आ गई तो बता देता हूँ। इस तरह से स्टेज है, इधर पब्लिक बैठी हुई है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में 2 स्टेज है, 2 तरह के स्टेज है, आगे पीछे। तो यहाँ पर जो है वो किरदार चल रहा था लक्ष्मण जी का और वो वाला, और यहाँ पीछे जो है अशोक वाटिका का ये तैयारी हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अशोक वाटिका नहीं, अशोक का वृक्ष लगा हुआ था, एक वैसे नकली सा पेड़ था और चबूतरा बना हुआ था जिसपे सीता जी का जो बैठना वो दिखाया गया था। तो हुआ गड़बड़ाया क्या ना कि ये जो पर्दा है, ये बीच वाला पर्दा, ये किसी कारण से एक इसका भाग जो है वो टूट के गिर गया नीचे, बीच वाले पर्दे का एक भाग टूटकर नीचे गिर गया, ये इतना भाग मान लीजिए टूट गया। तो उसमें तो ऑब्वियसली पब्लिक को पूरा पीछे दिख जाएगा ना, लॉजिक की बात है कि पीछे वाला, अभी यहाँ पर मूर्छित लक्ष्मण जी थे, और अब जितना मेरा दिमाग याद कर पा रहा है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे शायद, और श्री राम उनको उठा रहे थे, या बातचीत चल रही थी कि कैसे लाया जाए और कौन से वैद्य को बुलाया जाए, सब बात चल रही थी, और बीच में पर्दा गिर गया। तो पीछे हम लोग क्या देखते हैं कि जो किरदार अभी आधे अधूरे ही तैयार थे, तो जो किरदार सीता का निभा रहा था वो भी था ही, पुरुष ही था, और रावण का निभा रहा था। तो दोनों वही चबूतरा पे बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मेकअप हुआ, पूरा नहीं हुआ है।
तो दोनों चबूतरे पे उसी पे बैठे हुए हैं और जो है चुनही चुनही चल रही, दोनों आपस में चुनही खा रहा है एक दूसरे का, चुनही बैठ के दोनों, पता नहीं क्या क्या बात हो रहा है, दोनों चुनही मल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति। तो कहने का अर्थ क्या है, ये उदाहरण देकर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति वही है घूम घुमा के, चुनही समझ गए ना, तंबाकू जो है तंबाकू मल रहे हैं, इस तरह की स्थिति। तो व्यक्ति वही रहते हैं, किरदार उनके बदलते रहते हैं, ठीक। तो वही चीज है कि हम ये नहीं कह रहे कि अर्थ का अपना विकिरण है, अर्थ अपने जो धरती अपने विकिरण से हवा को गर्म कर रही नहीं, सूर्य का ही विकिरण धरती पर आता है, धरती में आकर जब वो परावर्तित होता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका किरदार बदल जाता है। तो जो किरदार बदल जाता है वो क्या है, अब लिखो तो समझ में भी आवे। अब आप लिखिए कि क्या किरदार बदल जाता है कि मतलब क्या से क्या हो जाता है। शुरू शुरू में ही बहुत वैज्ञानिक नहीं हो जाना चाहिए। अब आप बताइए कि हाँ आपने अध्ययन किया हुआ है, तो विकिरण का स्वरूप किससे और क्या हो जाता है। हाँ रमाकांत, ठीक बात है। ठीक है, तो अब अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में कहिए, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के टर्म्स में कहिए, तो जो विकिरण सूर्य से आ रहा होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, लघु तरंगे वाली होती है, ठीक है। और जो परावर्तित हो रहा है, विकिरित होता है, जो अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल रेडियंस है वो लॉन्ग वेव होता है। इस परिवर्तन की वजह से होता क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए लगभग ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, उसको चला जाने देता है, ठीक है। ऐसे समझिए कि जब एक ऐसा जाल लगा है जिसमें छोटी, जब आप छोटे बच्चे हैं, मछलियां जब छोटी हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन वही मछली खा पी के बड़ी होकर अगर लौट रही हो तब फंस जाएगी। बहुत सिंपल सा तरीका ऐसे समझ लीजिए कि एक जाल लगा है, मछली ने जब इस तरफ से उस तरफ पार किया तब वो छोटी थी अपनी अवस्था में, बाल्यकाल में थी, लेकिन जब आई, वापस आई, किशोरावस्था में होकर आई, तब तक साइज उसकी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अब उस जाल से वापस नहीं लौट सकती। अंडरस्टैंड? सेम थिंग हैपेंस हियर, दैट द इनकमिंग रेडिएशन इज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन which is not absorbed by the atmosphere, you can say, कि जिसे वो इसको गर्म नहीं कर पाता है, लेकिन जब यहां से लगे परावर्तित होता है तब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन को एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? यस रत्नेश, बिल्कुल जानते ही हैं आप लोग, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यही ग्रीन हाउस में होता है। जो ग्रीन हाउस आप जानते हैं, वो जो बनाते नहीं ग्रीन हाउस जिसमें पौधा उगाते हैं, और उसमें होता ही है घूम घुमा के, ठीक है, कि शॉर्ट वेव तो आएगी लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो नहीं, और उसे उसका टेम्परेचर गर्म रहेगा। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में कोई चिंता का विषय नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक वैज्ञानिक संकल्पना के रूप में कोई निगेटिव चीज नहीं है, वो ज्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसलिए हम हैं धरती पर, जीवन की उत्पत्ति और जो जीवन अभी तक चल रहा है, संभला हुआ है, उसका कारण ग्रीन हाउस गैसेस ही है। आप नहीं जानते क्या? दो ही है, दो चीज है अर्थ पे जीवन का जो है कारण है, वो क्या है एटमॉस्फेयर के टर्म्स में अगर देखिए, अगर ओजोन लेयर ना हो तो मल्टी सेलुलर लाइफ नहीं हो, बहुकोशिकीय जो जीवन के स्वरूप है वो नहीं होंगे, और दूसरा ग्रीन हाउस नहीं हो तब तो फिर वो टेम्परेचर ही ऐसा नहीं रह जाएगा प्लेनेट का, टेम्परेचर के प्लेनेटरी जो टेम्परेचर उसके एक्सट्रीम्स इतने हो जाएंगे कि लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल एज इजीली एज इट इज टुडे। अंडरस्टूड? तो यहां पर ये पीली लाइन को गौर से देखिए कि क्या होता है कि धरती से जब हम ऊपर उठते हैं तो टेम्परेचर जो है वो गिरता जाएगा, क्योंकि धरती से दूर जा रहे हैं। ये तवा है, तवा, इसको तवा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तवा है, जो चूल्हे पे चढ़ा हुआ तवा है, तो तवा से दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो वापस बढ़ने लगता है, फिर गिरता है और फिर बढ़ता है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझने वाली इसमें। इस घटना को क्या बोलते हैं, लिखो तो चैट बॉक्स में। लैप्स रेट, इन्वर्जन, इन्वर्जन शब्द, ओके, इन्वर्जन सुने हैं आप लोग?
हाँ ठीक है फाइन। दो तरह के दो अलग अलग चीजों को याद रखिएगा। एक इन्वर्जन जो हम पढ़ेंगे जहां भी ध्यान रखो, सिंपल से याद रखो, जहां पर भी नॉर्मल जो लैप्स रेट एक्सपेक्टेड है उससे उल्टा होने लगे तो उसे इन्वर्जन कहेंगे। बहुत आसान शब्दों में समझो, नॉर्मली क्या एक्सपेक्टेड है कि आप धरती से जब भी ऊपर की तरफ बढ़े, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़े, दूर बढ़े धरती के सरफेस से, तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेट से कम होता जाए। यही है ना, टेम्परेचर कम होता जाए। और उसकी रेट हमने अभी अभी क्या पढ़ी थी, अगर ध्यान से किसी ने देखा होगा तो बताएगा, अभी भी आपके स्क्रीन पर वो दिख रहा है। हम्म 6.5 मिनट नहीं है। हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड कहना चाह रहे हो, कहीं लिख रहे हो तो 6.5 डिग्री जो है 1000 मीटर पे कम हो जाता है। नहीं, 1 किलोमीटर ऊपर जाइए तो 6.5 डिग्री जैसा टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जब हम एक दी हुई निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, यानी 8 से 10 किलोमीटर के जोन में, ये 10 भी क्या 10 से 20 किलोमीटर का जब ये जोन आता है, ये एरिया, तो ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर जो है दैट स्टार्ट्स राइजिंग अगेन, ओके, देन अगेन फॉल्स एंड देन अगेन इट राइजेस। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, ओके। दो जगह ऐसा हो रहा है, ये देखिए, ये टेम्परेचर का बढ़ना और ये टेम्परेचर का बढ़ना, ध्यान से मार्क कीजिए इलाके को, और इनके दोनों के कारण अलग अलग हैं। कहने का अर्थ यह है, ये सब क्या है भाई, जस्ट दोनों के, जो मैं बहुत जोर देकर इतना कह रहा हूं उसका दोनों के जो कारण है, एक ये बढ़ना, ये ठीक है, और ये बढ़ना, दो तरह की, दो बार घटनाएं ऐसी हो रही हैं और दोनों के कारण अलग अलग है। ठीक है, कोई बता सकता है दोनों का क्या कारण है? स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो टेम्परेचर क्यों बढ़ने जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर में फिर गिरता है और थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ता जाता है। ओके, due to thickness and thinness of air, stratosphere due to ozone layer, due to odds ODS, ओके, due to ionization। हाँ ठीक है ठीक है, अलग अलग लेयर्स का अलग अलग, ध्यान से समझिए आपको, बहुत सरल शब्दों में आप समझ लीजिए इस चीज को। सबसे पहले ऊपर वाले समझ लीजिए, यह बात पक्की है, ध्यान से समझना बात, कि यह बात तय है कि भाई सामान्य परिस्थिति तो यह है, जो हमने अभी तक सीखा समझा है उसके अनुसार तो यह होना चाहिए कि जहां तक हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन का सवाल है, संवहनीय ऊष्मा का जो प्रसार है, उसके अगर सिद्धांत के अनुसार देखिए तो होना यह चाहिए कि जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाइए आप, वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, जो लेयर इसके करीब है वो गर्म होगी, उससे हल्की, उससे ठंडी, उससे ठंडी, उससे ठंडी, और यही हो भी रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये देखो ओजोन लेयर के जोन में जैसे ही आप आते हैं, वैसे ही ये फिर से टेम्परेचर इसका बढ़ने लगता है। ठीक, एक कारण हो गया ये। दूसरा कारण ये देखो क्या हो गया, दूसरा कारण है थर्मोस्फेयर। तो फिर थर्मोस्फेयर में ऐसा क्या होता है, वहां तो ओजोन लेयर नहीं है, तो वहां पर ऐसा क्या होता है कि वहां फिर से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, याद रखें इस चीज को, जब भी सूर्य जो है, सूर्य का जो हाई एनर्जी रेडिएशन जब भी आता है बाहर, तो यहां पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, याद रखें इस चीज को, कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इंटेंस सोलर रेडिएशन जो भी ऊपर से आता है, उसमें मुख्य रूप से एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आप तो जानते हैं अल्ट्रावायलेट से ही ये प्रोटेक्ट भी करता है ओजोन। तो इसके ऊपर क्या होता है कि जो एक्सरेज है और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इस एरिया में ही ज्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है, यहां तक सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होता है, और इसी कारण यह जो है वो उस सोलर रेडिएशन के, एक्सरेज और यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से गर्म होता है।
उसका इस गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। यह गर्मी सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश की गर्मी है, सूर्य की ऊष्मा की गर्मी है। यह गर्मी धरती से विकिरित होने वाली सूर्य की ऊष्मा की गर्मी है। इस दोनों के अंतर को हमेशा अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को। तो सब अच्छा, इस पर एक बात और बताना जरूरी है आपको कि सवाल को पढ़ते समय बहुत सतर्क रहिएगा। ठीक है, सतर्क इसलिए रहिएगा कि आप जल्दबाजी में कभी भी थर्मोस्फेयर वाला जवाब स्ट्रेटोस्फेयर में न दे दीजिएगा। कहने का अर्थ यह है, जब अब आप जानते हैं कि इस जगह पर टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इससे अलग है, तो सवाल को बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि ये कौन सी लेयर का पूछ रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए सिर्फ शब्द एटमॉस्फेयर लिख दे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के इन्वर्जन का या इस तरह के लैप्स रेट का उल्टा हो जाने का कारण क्या है, 1 2 3 4, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4 ऐसा दिया हो सकता है कई बार, और दोनों कारण हो सकता है कहीं मेंशन हो। तो एटमॉस्फेयर शब्द है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर शब्द इस्तेमाल कर दिया थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर तो बहुत अच्छा भाई, आपके लिए आसानी हो गई। लेकिन अगर ऐसे इनडायरेक्ट वर्ड्स में लिखे कि उस लेयर में टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है जिस लेयर में ये फलानी घटना होती है, हर तरह से तैयार रहेंगे हम। ठीक है, मैं सवाल बनाऊंगा तो ऐसा ही बनाने का प्रयास करूंगा। आपको मैं थर्मोस्फेयर नहीं लिखूंगा, मैं ये बोलूंगा कि उस लेयर में टेम्परेचर कब क्यों बढ़ता है जिसमें क्लाउड्स जो है वो ऐसे ऐसे होता है, या ऑरोरा क्लाउड, एक्चुअली वो वास्तव वाले क्लाउड्स नहीं है, आपको बताऊंगा मैं। तो ऑरोरा जो है जो डेवलप होती है जिस एरिया में ये घटना होती है जिस स्फीयर में, उसमें टेम्परेचर के बढ़ने का कारण है 1 2 3 4। तब सावधान रहिएगा, ये रीजन उसमें ओजोन वाला नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन लेयर, फिर ओजोन लेयर जो है वो अपने आप में सीधा ही कारण है स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ने का। तो स्ट्रेटोस्फेयर अलग याद रखना और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर का वापस बढ़ जाना अलग याद रखना। गड़बड़ क्या नहीं करनी है, एक मिलती जुलती घटना से कंफ्यूज नहीं होना है। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, एक मिलती जुलती घटना यह है, एक और जगह है जहां पर टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है। एक सिचुएशन ऐसी अभी देखेंगे आप, अगर आज तो नहीं समय मिलेगा, अगले क्लास में हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि धरती के सरफेस से टेम्परेचर जब भी, याद रखना इस चीज को, जब कभी भी इस नियम का अपवाद होगा उसे इन्वर्जन कह सकते हैं आप। कभी भी हो, कितने भी हाइट पे हो, कहीं भी हो, जब धरती से ऊपर की तरफ जाने पर, धरती से दूर की तरफ जाने पर एटमॉस्फेयर की किसी भी लेयर में टेम्परेचर घटते जाने की बजाय बढ़ जाए, यानी नीचे की लेयर से ज्यादा टेम्परेचर ऊपर का हो जाए, तो उसे आप इन्वर्जन कहेंगे। नियम है, नीचे एटमॉस्फेयर की नीचे की लेयर, धरती के संपर्क वाली लेयर ज्यादा जो है गर्म होगी, ऊपर जाने पे ठंडाई आएगी। अगर कभी भी ये नियम टूटे कि नीचे की ठंडी लेयर ऊपर गर्म है, तो समझ लीजिए कि यह अपवाद है, और इसी अपवाद को इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना, उल्टा कर देना। ओके, तो ये जब धरती के बहुत करीब लोकल लेवल पे होती है, लोकल का मतलब छोटे मोटे एरिया में होती है, इतने लार्ज स्केल पे नहीं। ये तो लार्ज स्केल की घटनाएं हैं, वो तो कहीं धरती के चारों ओर चले जाएंगी, ये आपको जो है वो करना पड़ेगा। यू विल फेस दिस सिचुएशन। तो जो लोकल लेवल पे होती है वो एक दूसरी क्लाइमेटिक फिनोमिनन है, वो हम आप बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, याद रखना कि मैंने जानबूझ के एक लोकल लेवल वाला टेम्परेचर इन्वर्जन अभी छुड़वाया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कहने का अर्थ, गड़बड़ाइएगा मत। मेसोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन, ये तो हम देख ही रहे हैं। टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन, ये तो ओजोन की वजह से हुआ था, गर्म हो गया, फिर से तो गिरना ही था, और देखिए इससे भी ज्यादा गिर ही रहा है। अगर ये ओजोन लेयर का मामला नहीं होता तो ये ऐसे कंसिस्टेंटली ऐसे गिरता जाता। ठीक है, फाइन। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर राइजेस विद हाइट, आयोनोस्फेयर में रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ। हर एक लेयर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जरूर याद रखना है। ठीक, कहीं नाम पूछ ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिकली ये सब चीजें, इसलिए कई बार सिर्फ नाम से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो केनेली
हेविसाइड लेयर है, सब लेयर है, वो कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, तो इस चीज को बता दीजिए कि आयोनोस्फीयर का एक पार्ट में पाई जाती है। उसका क्या काम है कि मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है उनको जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, एंड दैट्स ऑल। एक्सोस्फीयर सबसे बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, 640 किलोमीटर के बाहर जो कुछ भी है उसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अच्छा, केमिकल, ये तो फिजिकल आपने देख लिया, भौतिक रूप से आपने देख लिया कि उसके जो है संरचना के कितने भाग हैं। अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो क्या है, 90 किलोमीटर तक मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर तक मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का बाहुल्य रहता है। ठीक है, हेट्रोस्फेयर जो बचा अब आगे गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो आणविक नाइट्रोजन जो है, और एटॉमिक, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन, और फिर हीलियम, और फिर एटॉमिक हाइड्रोजन। इस प्रकार से जो है वो क्रम उनका आता है। सबसे पहले अपना नाइट्रोजन, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक मुख्य रूप से यही क्रम पाया जाता है। यानी 90 किलोमीटर से बात अगर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के आसपास कहीं थर्मोस्फेयर के बीचों बीच के बाद से अगर देखें तो दूसरा कॉम्पोजिशन है। थर्मोस्फेयर के अंदर का अगर कॉम्पोजिशन देखें, यानी 90 किलोमीटर तक अगर देखें, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर में कुल मिलाकर केमिकली ये होता है कि उनका कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, खाली दो गैस याद कर लीजिए, 90 किलोमीटर तक आपको घूम घुमा के वही मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर नाइट्रोजन, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन और फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जाने रहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको बताने जा रहे हैं, अब यहां से कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको पहले से ही मालूम है, इसलिए इसमें बिल्कुल समय नष्ट नहीं करेंगे। अगर आप सोलर रेडिएशन की बात करिए तो जब सूर्य यहां रहता है ट्रॉपिकल एरिया में कहीं भी जाए, चाहे इक्वेटर पर रहे, चाहे थोड़ा बहुत इधर मूव भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सूर्य का प्रकाश जो है जब यहाँ इस एरिया में पड़ेगा तो बहुत संघनित रहेगा, बहुत ही कॉन्डेंस्ड फॉर्म में पड़ेगा और यहाँ पे फैल जाएगा एंगल की वजह से, इस एंगल की वजह से फैला हुआ रहेगा। ठीक है, तो कम एरिया में ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ रहेगी, यहाँ बहुत ज्यादा एरिया में इंटेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी उसको ज्यादा तय करना पड़ेगा, सनलाइट को डिस्टेंस ज्यादा तय करना पड़ेगा। ये आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। और इसीलिए कुछ पट्टियां बनेंगी। एक पट्टी ऐसी बनेगी जहां वर्ष भर जो है वो सूर्य की किरणें सीधी खड़ी पड़ती हैं, और वो ये है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इस लाल पट्टी के अंतर्गत, गुलाबी जो भी आपको दिख रहा हो उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट एरिया कॉल्ड? क्या हम लोगों का कनेक्शन टूट गया है या ऐसा है क्या? या मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा, ओहो मैं चैट बॉक्स नहीं चेक कर पा रहा हूँ। ठीक, स्टेशनरी हो गया था। हाँ, आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक्स बोलते हैं ना, या ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया ये हो गया। उसके ठीक बाजू की जो पट्टी है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये कैसी पट्टी हो गई, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल एरिया हो गया। इसके बाजू में सब ट्रॉपिक्स हो गए, उसके बाजू में टेम्परेट, और उसके बाद फ्रिजिड। ठीक, ये नॉमेनक्लेचर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, सब जानते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे होगा क्या, ये तो आप समझते हैं। अब इसका परिणाम देखिए कि परिणाम क्या होगा। यह बात आप सब लोग ठीक से समझ पा रहे हैं क्या? धरती का टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, अगर हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है, बकवास जो हमने की है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये सब करके, इसको हटा दीजिए, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को हटा दीजिए आप। ठीक है, हमारे द्वारा जो किया जा रहा है उसको अभी मत लाइए। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, क्या धरती का ओवरऑल टेम्परेचर, एवरेज या मीन टेम्परेचर जिसे कहते हैं, वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, या मेंटेन रहता है? इज इट थर्मो रेगुलेटेड और नॉट? अगर ऐसा है कि वो संतुलित अवस्था में बना रहता है, यानी उसका एवरेज जो भी टेम्परेचर है, कि विंटर का एवरेज टेम्परेचर, समर का एवरेज टेम्परेचर, चाहे ऐसे कह लीजिए चाहे ऐसा कह लीजिए, कि एक पूरा दिन, एक पूरा साल बीत जाए
तो भी धरती के ओवरऑल टेम्परेचर में नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज नहीं होता है, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है। अगर ऐसा है, ध्यान से सुनना हमारी बात, अब अगर ऐसा है, यह भी एक तथ्य है कि पृथ्वी अपना तापमान जो है वो बनाए रख सकती है, तो इसका क्या होगा जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये एरिया ज्यादा गर्म होता है, ये एरिया ठंडा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना इधर गर्मी ज्यादा पड़ती है वो कहीं ना कहीं सोख जाती है। जो भी एक्स्ट्रा रेडिएशन इसको मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा रेडिएशन इसे प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ अगर इस एरिया और इस एरिया को कंसीडर करें तो हमेशा टोटल अगर आप निकालेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल जो है वो चेंज 0 आएगा। ठीक है। और नेट रेडिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी में आता है कि कितना रेडिएशन गया और कितना बाहर निकला, उसका अंतर, इसको नेट रेडिएशन कहते हैं। ठीक बात है। तो ट्रॉपिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारा, देखो खूब सारा इनकमिंग एनर्जी आएगी, बहुत सारी। ठीक है। और इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एनर्जी सरप्लस एरियाज हो जाएंगे। अगर ये बेल्ट पूरी जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, अगर वो बेल्ट है सबसे ऊपर पड़ती है ना भाई, ये धरती देखिए ना, ये ट्रॉपिकल बेल्ट सब बल्ज निकला हुआ है, सूरज इसी पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है। सूरज कहीं नहीं घूमता है, लेकिन हम समझाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ऐसे होता रहता है, तो घूम घुमा के इसी पट्टी को वो गर्म करता रहता है। तो फिर ये गर्म होते 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 आखिर इसका टेम्परेचर, हीट जाती कहाँ है अल्टीमेटली? अगर ये टेम्परेचर अपना एवरेज फिर भी मेंटेन कर ले जा रहा है लैंड मास, तो ये सब हीट कहाँ जाते हैं? इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम है जो यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में हुआ जा रहा है, तो आपस में उनको बैलेंस आउट कर दे रहा है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ सिस्टम होगा कि यहां से हीट एनर्जी को लेके और पोल की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हम भाई जो है बढ़े हुए थे, तुम घटे हुए थे, हमारा दोनों का एक्सचेंज हो गया, टेम्परेचर ओवरऑल मेंटेन हो गया। हीट बैलेंस जिसे कहते हैं, हीट बजट, हीट बैलेंस जो भी कह लीजिए। तो अगर ऐसा है तो वो कौन सी व्यवस्था है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत जो एक्सेस हीट है वो इस एरिया से इस एरिया की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है? लिखे चैट बॉक्स में। हम्म। हम आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी, और जब आप लोग अफसर बन जाएंगे तब भी, अफसर, टीचर, जो कुछ भी बनेंगे, हर एक किसी भी को माइक्रो जिसे कहते हैं, बहुत नैरो व्यू मत देखिएगा। कोई भी हर काम जो आप अच्छे से कर सकते हैं वो हर काम अच्छा है। आप जो भी बनेंगे उसमें ये जरूर याद रखना कि जो कॉमन पर्सन का जो व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, डू नॉट लूज इट आउट, डू नॉट अननेसेसरली बिकम वेरी हाईली टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड। तो हमेशा बहुत बहुत आसान आसान शब्दों से शुरुआत करिए। आपको स्पेशलाइज तो होना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपका बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि आप अगर बहुत बढ़िया टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जानते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, शुरुआत हमेशा करिए जो सब लोग समझ सके, सब हम और आप सब किसी को समझा सकें। एक्चुअली बुद्धिमत्ता का ये नियम भी है कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस एक्सट्रीम होती जाती है, बढ़िया होती जाती है, सुपरलेटिव होती जाती है, वैसे वैसे कम्युनिकेशन जो है वो सिंपलिस्टिक होता जाता है। ये हमें नियम है, एकदम जाने रहिएगा, क्योंकि फिर वो बहुत आसान शब्दों के सहारे भी, देन द मीन्स डजंट मैटर। तो अगर सिंपल सा पूछा जाए कि कौन लोग हैं, कौन से एजेंट्स हैं, आई एम आस्किंग यू विच आर द एजेंट्स which are responsible for transferring heat from the net surplus area to net deficit area? बस सिंपल। तो उसका उत्तर सिंपल साधारण सा उत्तर हुआ हवा और पानी, क्योंकि वही मूव कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है।
और कौन जाएगा? जमीन का टुकड़ा वहां जाके हीट देके आएगा पोल को। प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, ठीक बात है, लेकिन साल साल भर थोड़े, सीजन में थोड़े होती है, सीजन में या दिन में और रात में थोड़े होती है, नहीं। तो जमीन का टुकड़ा तो इमोबाइल है ना, वो अपना हीट लेके कहां तक जाएगा? वो तो खुद ही गर्म है, अब कहां देगा अगल बगल, समझ गए? तो वो तो जाएगा नहीं उस जोन में। जमीन तो हवा और पानी मूव कर सकते हैं, तो हवा और पानी जो इस गर्म टुकड़े के टच में है, इससे हीट ले लेंगे और वहां जाके हीट छोड़ देंगे। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कठिन बनाना ही नहीं है। तो हवा जब ये काम करती है तो अब आगे आप जानते ही हैं, कोरियोलिस फोर्स और ये सब तो पढ़ चुके हैं। तो उसके सेल्स, हेडली सेल, वॉकर, जो भी सेल्स, फेरल, ये सब आप पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो बताया जाएगा, उस हल्का सा मैंने बताया था ओशानिक करंट्स देखते हुए, ठीक है। और पानी तो आप जान ही चुके हैं, पानी तो अभी लेटेस्ट पढ़ा है, हवा वाला तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओशियानिक जो करंट्स का सिस्टम है, अल्टीमेटली वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन और हीट एक्सचेंज की ही तो प्रोसेस है। जो हाँ, ये चीज रह गई थी, ये चीज पिछले इसमें से छूट गई थी, वही बता के खत्म करता हूँ आज, रुक जाओ। कन्वेयर बेल्ट का एक सिस्टम बोला गया है उस चीज को, आपको वो याद है? गल्फ स्ट्रीम, रुकिए अगर मिल जाए तो मैं ट्राई करता हूँ वो आपको पढ़ा के, बस 5 ही मिनट लगेगा और फिर खत्म। गल्फ स्ट्रीम वगैरह तो सब जान ही गए आप, ये सब भी समझ। ये एक लास्ट स्लाइड पे, हाँ लास्ट स्लाइड, इसीलिए तो ध्यान आ रहा था कि कुछ मिसिंग है। अल्टीमेटली ऊपर नीचे जितने भी करंट चल रही हैं, अगर सरफेस और ओशनिक का एक धागा खींच के बांधना चाहें आप कि कुल मिलाकर होता क्या है, तो जो भी जितना भी ये एरिया है ट्रॉपिक्स का, ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, इसमें ये गर्म धारा जो है वो ऐसे ऐसे चलती है सरफेस पे, यहां सिंक होती है मुख्य रूप से, घूम के ऐसे सिंक होके आती है और इस प्रकार से टेम्परेचर को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसी को ग्लोबल ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट का सिद्धांत का इसे कहते हैं। इस फेनोमेनन को ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। कन्वेयर बेल्ट समझ रहे हो ना? कन्वेयर बेल्ट तुम्हें हम बहुत टेक्निकल टर्म्स में समझना चाहो तो अलग बात है। रहट देखे हुए हो? रहट सुने हो शब्द? रहट। कन्वेयर बेल्ट बहुत आसान शब्द में बताऊं तुम्हें। रहट क्या होती है? हो सकता है जो लोग नहीं गाँव में रहे हो उनको नहीं पता लगे। इरिगेशन और कुआं से पानी नहीं निकालती है, या किसी भी जो वाटर बॉडी से है, रुको दिखाते हैं हमें रहट। क्या नाटक किया है? सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ फिर। एक भी बच्चे को अगर नहीं ध्यान है तो देख ले बस, और खत्म करते हैं। अरे राहत लिखो तो राहत फतेह अली खान बता, ये ध्यान है ना? देखते ही आपको पता चल जाएगा। हम्म, हाँ। तो ये जो बेल्ट, ये देख रहे हो बेल्ट, ये जो बेल्ट है, जो कोई भी सामान लेकर ऊपर आता है, डिलीवर करता है और फिर चला जाता है, कन्वेयर बेल्ट इसको कह लीजिए, ठीक है। समझिए, वैसे ही उस सिस्टम को समझिए भाई, कि वैसा ही तो घूम घुमा के, सही बात है तो वैसा ही। तो कन्वेयर बेल्ट का जो सिस्टम है पूरे ओशंस के लिए, ये एक तरह से कन्वेयर बेल्ट का काम करता है कि यहां से गर्मी को जो है वो कलेक्ट किया,
यहाँ पर जो है वो गर्मी को जो है डिसिपेट कर दिया, हीट को डिसिपेट कर दिया, और ठंडक जो है वो जैसे जैसे पानी ठंडा होता गया, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठंडा पानी होगा तो डेंस होगा और वो नीचे सिंक कर जाएगा, सिंक करके फिर इस प्रकार से चलेगा नीचे 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 ओशियानिक सरफेस में। ठीक, तो जो कहना चाह रहा हूं मैं वो ये है कि अगर इस जगह पर यहां पर किसी कारण से गर्मी, किसकी गर्मी, सराउंडिंग्स की गर्मी, ये जो सराउंडिंग्स है इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो उसका इस कन्वेयर बेल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तब तक आप प्रश्न पर विचार कीजिए। ये प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, अगर एक चक्कर लगाना हो तो 1000 साल जैसा लग जाएगा। धीरे 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 होता है ये प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे। इनको ओशियानिक करंट से ना कंफ्यूज हो जाइएगा। ओशियानिक करंट इस पूरे बहुत बड़े सिस्टम का जो है वो सरफेस मैनिफेस्टेशन है, और टाइम के टर्म्स में इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, धीरे 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 ये प्रोसेस चलती है। बताइए बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी खत्म करें क्लास। इस जगह का अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये फास्ट होगा कि स्लो, चलो इतना बता दो, फास्ट और स्लो, खाली इतना लिख। कुछ लोग स्लो भी लिख रहे हैं भाई। आए हैं 10-15 जवाब तो आए। चलो, मैं क्यों तथ्यपरक आपसे पूछ लिया, अब रीजनिंग बताओ। ओके, ये जो पानी है, वाटर करंट है, कन्वेयर बेल्ट है, वो यहां से क्या लेके आ रही है, गर्मी लेके आ रही है। ठीक बात है। ये यहां पर आकर अपनी गर्मी को क्यों रिलीज कर पा रही है, क्योंकि उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कोई शक, भाई इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। वो देख लें, कोई ज्यादा भी लिखा, रमाकांत ज्यादा भी लिखा, मोर बोल रहा है। सोच कर देखो जरा रमाकांत, प्लीज एक बार और सोचो खुद ही से, तुम्हारे पास से ही आंसर आना चाहिए कि इफ आई एम लोडेड विद समथिंग, आई कैन एम्प्टी माई लोड where there is a space or it is already overcrowded. Simple funda. Think about it. अच्छा, गलती से, okay fine, obviously you will not make this mistake. So I am saying this particular conveyor belt is able to empty out its heat because the area is ready to receive the heat, because the area does not have as high temperature. That's why it works as a sink. Otherwise it will become the source of heat. This area is the source of heat. This area is the sink of heat, because this particular thing can offload the heat that it is carrying. And if it is so, if I raise the temperature of this ilaka, this particular area, what will happen? Now again answer. हाँ ठीक है, ठीक है, तो इट विल टेक मोर, बहुत बढ़िया जा रहे हो, एकदम सही है। इसी लॉजिक से चलिए कि यदि इसका भी बोला, हम पहले से परेशान हैं, तुम हमारे ऊपर लादना चाह रहे हो, यही होगा कि नहीं होगा। जो पहले से ओवरलोडेड है या जिसमें स्पेस कम होता जा रहा है, तो वो कम सामान ले पाएगा कि नहीं। और अगर ऐसा होता है कि जगह ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ हमारे ऊपर कहाँ लाद रहे हो, हमारे पास जगह नहीं है, अगर ऐसा बोल दिया, इस एरिया ने
इस कन्वेयर बेल्ट को ऐसा बोल दिया कि हमारे पास नहीं अभी है जगह, भाई हमारी हिम्मत नहीं, हम अपनी गर्मी से ही परेशान है, तुम्हारी गर्मी हम कैसे ले लेंगे। अगर ऐसा होता है तो इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां इसको ज्यादा टाइम लग जाएगा कि नहीं। ये जो रहट चल रही है, नीचे से पानी ला रहा है, ऊपर पानी उड़ेल दे रहा है, नीचे से पानी रहा ऊपर उड़ेल दे रहा है। अब ऊपर जो है पानी भर जाए खूब सारा, ठीक है, कि पानी लेने की जगह ही नहीं। समझ गए बात को। ये वो स्थिति है कि उधर ऊपर पानी की जरूरत ही नहीं है, वहां स्कोप ही नहीं है खाली करने का, कोई उसको बंद कर दे रहा है, खाली नहीं होने देंगे जाओ। तो फिर इसको वेट करेगा ना, उसको वेट करना पड़ेगा कि जब भैया थोड़ा और जगह बने तब डालें, तब फिर आगे निकले। सिंपल सी बात है। इसको वैसे ही समझिए, जो वो क्या बोलते हैं, वो हवाई अड्डा पे नहीं आता है वो, कि आपका सामान फलाने बेल्ट पे आएगा, तो एक जगह से वो छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है सामान, और ऐसे सामान चक्कर लगाता रहता है, सब चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जहां से सामान छोड़ा जा रहा है वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाए, तो ये बेल्ट वहां जाके सब सामान वहां इकट्ठा नहीं हो जाएगा एक जगह पे ही। तो यही जो है वो एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है कि यदि ग्लोबल ओशियानिक तो बाद में है, ग्लोबल टेम्परेचर्स अगर बढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या जो भी कारण बताए जा रहे हैं उनकी वजह से, ग्लोबल टेम्परेचर्स अगर बढ़ते हैं, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, और यहाँ के इलाके का पानी अगर जो है वो गर्म हो जाता है, ये इलाका गर्म हो जाता है, तो क्या होगा। अब इसके पीछे के मैकेनिज्म समझिए, ये तो समझाने के लिए हो गया कि मेरे ऊपर लोड ज्यादा है, हमारे पास जगह नहीं है, नहीं। अब अंदर के मैकेनिज्म जानिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अगर चलो स्टेप बाय स्टेप में जवाब देना, चैट बॉक्स की तरफ मैं ध्यान कर रहा हूं, ठीक है। इफ दिस पर्टिकुलर, क्या बोल रहा है, पैसिफिक साइड देन द पैटर्न में रिवर्स और गेट अल्टर्ड। अभी उधर ना जाओ, बहुत बोल रहा ना, पहले वैज्ञानिक बनने की कोशिश ना करो, पहले सिंपल सा देखते हैं। आई रेस्पेक्ट योर लॉजिक, लेकिन अभी जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ये एरिया का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो इसमें फिजिकल चेंज क्या होगा, जल्दी बताइए, समय नहीं है बहुत, ऑलरेडी ओवर शूट हो गया, 8:30 को बंद कर देना था। अरे कॉमन सेंस वाली चीज बताओ, धरती पर अगर टेम्परेचर एवरेज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। बर्फ पिघल जाएगी, सुनते आए हो कि नहीं सुनते आए। अच्छा, अगर यहाँ की ग्रीनलैंड वाला जो इलाका है, इस जगह का ओशियानिक टेम्परेचर जो है वो अगर मान लो बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघल जाने से क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज इन सी लेवल, वाटर लेवल, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत आगे चले गए, अभी तो हम पानी वहां तक पहुंचाए ही नहीं है, कोस्ट तक पानी यहीं पिघला है बस। हम तो कहते हैं ना हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो, पानी यहाँ पिघल गया, बर्फ यहाँ पिघल के पानी हो गया, तो ये किस प्रकार का पानी आ रहा है, सॉल्ट वाटर की फ्रेश वाटर। अच्छा, तो फ्रेश वाटर निर्मल बता दिया, आदित्य बता ही रहा है, सब लोग जानते ही हैं। तो अगर यहाँ बहुत मैसिव फ्रेश वाटर बॉडी आ जाएगी तो सैलिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सैलिनिटी कम हो जाएगी, सब लोग बोल रहे हैं भाई एक मत में, सैलिनिटी कम हो जाएगी। अगर सैलिनिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डेंसिटी भी कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो डाउनवेलिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम होगा ना, एडवर्सली इफेक्ट होगा। और अगर डाउनवेलिंग नहीं हुई, यहां पानी आ तो गया गर्म, लेकिन नीचे नहीं सिंक हो रहा है, डाउनवेलिंग नहीं हो पा रहे, तो इस बेल्ट की स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक भाई, समझ गए। ये है आंसर, ऐसे निकाला जाता है, लॉजिक से निकालते जाइए, लॉजिक से, याद कुछ मत करिए। सब आप प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल्स है वो आप पढ़े हुए हैं, तो देन यू अप्लाई देम। अनलेस यू अप्लाई देम तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या आप में से कोई है ऐसा
या जो भी बहुत बुद्धिमान बनता है कोई ऐसा कह सकता है, यूपीएससी की बात नहीं, किसी भी एग्जाम में, क्या कोई क्वेश्चन वाकई प्रेडिक्ट कर सकता है, या कोई कह सकता है कॉन्फिडेंस से कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये टॉपिक तैयार कर लो, इस किताब से पढ़ लो, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना आता हो। दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात की जाए, जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है उनके ही आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो है नहीं सक्सेसफुल अभी तक हुए, उनसे भी इंटरेक्ट करके कुल मिलाकर कितने सवाल, आप ईमानदारी से जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें और मैं बंद करूं टॉपिक, कितने सवाल ऐसे हैं जो वाकई श्योरिटी से आते हैं, 100 में से कितने प्रश्न आते हैं यूपीएससी में जो वाकई आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें गलती नहीं हो सकती, ये सही है मेरा 100%। एवरेज निकाल दीजिए तो 30 सवाल पे कहीं आके कांटा टिकेगा, ऐसा मैं जाऊं तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, तो 30 आई थिंक ठीक है, चलो बहुत अच्छी तैयारी तो 35 हो सकता है, मैक्सिमम 40 शायद हो जाए, इसी रेंज में रहेगा, 30-35 सवाल सही होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए अल्टीमेटली आपको प्रथम दृष्टया ही सब कुछ मिल जाएगा आवश्यक नहीं है, तो वहां पर बैठ के एग्जाम हॉल में आपको अपने लर्न किए हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई कीप इंसिस्टिंग यू ऑलवेज दैट यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज उसमें आप कोई बहाना नहीं ले सकते। जो अंडरस्टैंडिंग का चीज है उसमें क्या बहाना ले रहे हो? मेमोरी वाला हो तो आप बहाना ले लो कि भाई मुझे नहीं, मैं नहीं रट पाता हूँ, सॉरी, ठीक है हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट में कैसे गलती कर सकते हो जी? नो, दैट्स नॉट परमिसिबल, वो इनटॉलरेंस है, पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हो सकता है फैक्ट्स वाला सवाल सही कर ले जाओ, खाली दिमाग लगा दो। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देंगे जब हम लोग मॉक शुरू करेंगे, प्रीलिम्स के लिए एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे तब आपको देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक फंडामेंटल्स को थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं, तो अब आगे हम देखते जाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, कितने तरह की रेनफॉल होती है, एडियाबैटिक कूलिंग कैसे होती है, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।